हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कलर्स ऑफ इविल रेड। इस कहानी की शुरुआत में हम एक मोनिका नाम की लड़की को देखते हैं जो एक बार में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, जहां उसकी मुलाकात उस बार के ओनर से होती है। अब थोड़ी देर तक उन दोनों में बातचीत होती है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। और अब एक बार फिर से यहाँ से सीन चेंज होता है और हमको एक क्राइम सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस को बीच पर एक लड़की की लाश मिलती है। यहीं पर हम ब्लिस्की नाम के एक डिटेक्टिव को भी देखते हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आया होता है। अब इन सबको ये नहीं पता है कि ये डेड बॉडी किसकी है, लेकिन ये लड़की वही लड़की मोनिका है जो लास्ट नाइट उस क्लब के ओनर के साथ थी। और मोनिका कोई ऐसी लड़की नहीं है। मोनिका की मॉम इस शहर की जानी मानी जज है जिनका नाम हेलेना है, इसलिए फोरेंसिक एक्सपर्ट डुबिएला उसको देखते ही पहचान जाता है। अब मोनिका की डेड बॉडी जिस कंडीशन में है उसको देखकर कोई भी इंसान आसानी से ये बता सकता है कि उसको मारने वाला जरूर कोई साइकोपैथ है। जिसके बाद हम मोनिका की मॉम हेलेना को देखते हैं जो उसकी बॉडी आइडेंटिफाई करने के बाद काफी टूटी हुई नजर आती है। जहां आगे हमको दिखाया जाता है कि ब्लिस्की का सुपीरियर जिसका नाम एम्ब्रोजियक है वो उसे एक पुराने केस की फाइल ला कर देता है। हैरानी की बात यह है कि उस लड़की का भी बिल्कुल इसी तरह से मर्डर किया गया था, जिसको देखकर ब्लिस्की उससे पूछता है कि क्या मर्डरर पकड़ा गया था, जिस पर एम्ब्रोजियक उसको बताता है कि मर्डरर उसका फियांसे ही था जिसको हमने तुरंत अरेस्ट कर लिया था, जो भी हाल ही में अपनी सजा पूरी करके लौटा है। और शायद इतना काफी है ये साबित करने के लिए कि ये मर्डर भी उसी साइकोपैथ ने ही किया है जिसका नाम जकुबियाक है। इसीलिए ब्लिस्की बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जकुबियाक को अरेस्ट करने के लिए निकल जाता है। ब्लिस्की जकुबियाक के घर पहुंच जाता है, जहां पर उसको कन्फ्रंट करने के बाद ब्लिस्की को ये पता चलता है कि जकुबियाक ने जिसके मर्डर केस में इतने साल सजा काटी है वो मर्डर एक्चुअली में उसने किया ही नहीं था। जकुबियाक उनको बताता है कि मैं तो उससे प्यार करता था, जिस मर्डर की तुम बात कर रहे हो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस टाइम मेरी फियांसे का मर्डर हुआ था उस समय मैं अपनी मॉम के साथ था, लेकिन फिर भी पुलिस ने मुझको फंसाया और कातिल साबित कर दिया। लेकिन इस बार मैं तुम सबको वापस ये सब नहीं करने दूंगा। ब्लिस्की उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो ब्लिस्की को बताता है कि हमको जकुबियाक के घर से एक टी शर्ट मिली है जिस पर खून लगा है। अब ये सुनकर जकुबियाक अपना आपा खो देता है और वहाँ से भागने लगता है, पर उसकी इस कोशिश को ब्लिस्की और दूसरे पुलिस वाले नाकाम कर देते हैं। ब्लिस्की जकुबियाक को अरेस्ट कर लेता है और जो टी शर्ट पुलिस को जकुबियाक के घर से मिली होती है उस पर लगा खून भी मोनिका के खून से मैच हो जाता है, जिस वजह से एक बार फिर से जकुबियाक पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन जकुबियाक अभी भी बार बार यही बोल रहा होता है कि उसको फंसाया जा रहा है और इस बार वो पुलिस को अपने साथ ऐसा नहीं करने देगा। इसीलिए जकुबियाक ब्लिस्की के ऑफिस से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब ब्लिस्की को ये सब देखकर हैरानी होती है और जकुबियाक की बातों पर यकीन भी। वो सोचता है कि शायद जकुबियाक सही बोल रहा था कि उसने मोनिका का खून नहीं किया है, मतलब असली खूनी अभी भी इनकी गिरफ्त से दूर है। लेकिन एम्ब्रोजियक उसको बोलता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो, जकुबियाक के घर से हमें सबूत मिला है और हो सकता है कि शायद वो इस बार जेल जाने से डर गया हो, इसलिए उसने वहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन ब्लिस्की अभी भी जकुबियाक को कातिल मानने को तैयार ही नहीं था। वो इस केस से जुड़ी हर चीज को दोबारा इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है, जहाँ पर वो एक प्रोफेसर से पूछता है कि क्या कोई साइकोपैथ सुसाइड भी कर सकता है, जिस पर वो प्रोफेसर उसको बताते हैं कि ये बहुत रेयर चांसेस में होता है। कोई ऐसा आदमी जिसको दूसरों को मारने में मजा आता है वो अपनी जान कभी नहीं देता। मतलब साफ था कि जकुबियाक कातिल नहीं हो सकता है। जिसके बाद ब्लिस्की इन्वेस्टिगेट करता हुआ उस पहली वाली लड़की जिसका नाम जेनेटा था उसके घर पर भी जाता है, जबकि उधर हेलेना भी अपनी बेटी की मौत से काफी दुखी होती है, इसलिए अब वो भी खुद की जान देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड रोमन उसकी जान बचा लेता है। उधर ब्लिस्की भी कुछ पूछताछ करने के लिए हेलेना से मिलने आता है, जहाँ वो उससे किसी शिपयार्ड क्लब के बारे में पूछता है। हेलेना उसको बताती है कि मोनिका यहाँ पर काम करती थी, जिसको सुनकर रोमन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब इधर ही हेलेना ब्लिस्की से पूछती है कि मोनिका हमेशा अपने हाथ में अपनी ग्रैंड मॉम की एक रूबी की रिंग पहना करती थी, क्या वो रिंग उसके बिलोंगिंग्स में थी? जिस पर ब्लिस्की उसको बोल देता है कि मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ये रिंग यहाँ तो इतना इम्पोर्टेंट साउंड नहीं कर रही है,
लेकिन ये रिंग इस कहानी की मेन कड़ी साबित होने वाली है। अब ये सारी चीजें सुनकर रोमन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, जिसको हेलेना नोटिस कर लेती है और इस बात से उसे अपने हस्बैंड पर शक हो जाता है। वो उसको फॉलो करना शुरू करती है, जहाँ पर उसको एक कजार नाम के गैंगस्टर का पता चलता है, जो एक्चुअली में उस शिपयार्ड क्लब का मालिक है, जिससे उसका हस्बैंड भी कनेक्टेड है। उधर ब्लिस्की को जेनेट के घर से कजार की फोटो मिलती है, जिसमें उसके साथ एक और लड़की है, जिसके बारे में पता करने पर ब्लिस्की को पता चलता है कि उस लड़की की भी मौत हो चुकी है और डुबिएला ने ही उसकी बॉडी की भी ऑटोप्सी करी थी। वो डुबिएला से बोलता है कि क्या इन तीनों मर्डर्स में सिमिलैरिटीज थी, जिस पर डुबिएला उसको बताता है कि हाँ, इन तीनों की मौत एनल पेनिट्रेशन की वजह से हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट, ये तीनों लड़कियां शिपयार्ड क्लब से कनेक्टेड है। ब्लिस्की डुबिएला से कहता है कि तुमने पहले मुझको ये सब क्यों नहीं बताया, जिस पर डुबिएला उसको कहता है कि ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट थी, जिसकी मौत से शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ आगे अब हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम मोनिका को कजार के साथ देखते हैं। दरअसल कजार एक गैंगस्टर है और जिस क्लब के बारे में ब्लिस्की ने जिक्र किया था, वो क्लब यानी कि शिपयार्ड क्लब ड्रग पेडलर्स का अड्डा है और इस क्लब का मालिक, जो कि मोनिका का बॉयफ्रेंड है, और मोनिका दोनों ड्रग सप्लायर्स हैं। इसी क्लब में मोनिका और कजार की मुलाकात होती है। कजार मोनिका को देखते ही पसंद करने लगता है, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड अब मोनिका को कजार के साथ रिलेशन बनाने के लिए फोर्स करने लगता है। मोनिका भले ही कैसी भी लड़की क्यों ना हो और चाहे वो कितनी भी मॉडर्न क्यों ना बन जाए, लेकिन वो किसी के साथ सिर्फ इसलिए इंटीमेट नहीं हो सकती थी क्योंकि वो उसको पसंद करता है। मतलब मोनिका के लिए इंटीमेसी की शुरुआत प्यार या फिर अट्रैक्शन से होती थी, जबकि कजार तो मोनिका के डैड की उम्र का था, इसलिए उसके साथ इंटीमेट होना या रहना ये तो मोनिका के लिए नामुमकिन था। हो सकता है कि शायद दूसरी लड़कियों के लिए ये सब बहुत आसान हो, लेकिन मोनिका उन लड़कियों में से नहीं थी। इसलिए कहानी में आगे सेक्सुअली असॉल्ट होने के बाद वो कजार के कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहां वो मर्डर और अपने रेप के बारे में उनको बताती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये होती है कि जिस पुलिस ऑफिसर को ये सब बता रही होती है, वो भी कजार का ही आदमी होता है और इससे पहले मोनिका कुछ समझ पाती, वो ऑफिसर कजार को सब कुछ बता देता है। अब एक बार फिर से कजार मोनिका को सेक्सुअली असॉल्ट करता है, जिसके बाद हमको प्रेजेंट में ब्लिस्की और एम्ब्रोजियाक को दिखाया जाता है, जो ब्लिस्की के ऊपर इस केस को बंद करने का दबाव डाल रहा होता है। इसका मतलब शायद साफ है कि एम्ब्रोजियाक भी शायद कजार को ही बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ब्लिस्की अपने लेवल पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करता रहता है। उसका मानना है कि अभी भी कोई सिरफिरा है जो लड़कियों को मार रहा है। इस केस की छानबीन करते हुए इनको ये भी पता चल जाता है कि सिर्फ ये 3 लड़कियां ही नहीं, बल्कि ऐसी काफी सारी लड़कियां हैं जिनका सेम इसी स्टाइल में मर्डर किया गया है, जिनमें मोस्टली प्रोस्टिट्यूट्स थी जो उसे शिपयार्ड क्लब से कनेक्टेड थी। उधर हेलेना भी शिपयार्ड क्लब में अपनी बेटी की मौत की छानबीन करने के लिए पहुंच जाती है, जहां से उसको पता तो कुछ नहीं चलता, लेकिन कजार के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचते हुए वो एक्सीडेंट कर देती है। उधर ब्लिस्की छानबीन करते हुए मोनिका के उस क्लब वाले बॉयफ्रेंड तक पहुंच जाता है, जो कजार से छुप रहा होता है। ब्लिस्की उससे पूछता है कि तुम कजार से छुप क्यों रहे हो, जिस पर वो उसको बताता है कि कजार बहुत डेंजरस है, वो मुझको मार देगा। लेकिन ब्लिस्की उससे कहता है कि तुम हमारे विटनेस बन जाओ और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले ब्लिस्की उससे कुछ और पूछ पाता, स्पाइडर, जो कि वही पुलिस वाला है जिसने मोनिका की खबर कजार को दी थी, वो आता है और मोनिका के बॉयफ्रेंड को शूट करके मार डालता है। ये सब देखकर ब्लिस्की उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये हमारी आखिरी उम्मीद थी कजार तक पहुंचने की। लेकिन स्पाइडर बिना कुछ बोले ही वहां से चुपचाप चला जाता है, जिसके अगले सीन में हम हेलेना को अपने हस्बैंड रोमन को कन्फ्रंट करते हुए देखते हैं। उससे पूछती है कि तुम कब से कजार के लिए काम कर रही हो, जिस पर रोमन हेलेना को बताता है कि मैं अपनी मर्जी से कजार के लिए काम नहीं कर रहा था, मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं मोनिका को उससे बचा रहा था। वो बताता है कि मोनिका के मरने से ठीक 1 हफ्ते पहले कजार ने मुझसे कांटेक्ट किया था, जहां पर उसके पास मोनिका के कुछ न्यूड फोटोज थी। मुझे उन फोटोज के बदले उसके लिए कुछ काम करने थे। मैंने उसके लिए बहुत सारी शेल कंपनीज बनाई, जिनसे वो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करता था। मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें उसकी सारी कंपनीज की डिटेल है, इन्हें तुम ब्लिस्की को दे देना, शायद हमारे इस कदम से मोनिका की कुछ मदद हो जाए। अब इतना काफी था ब्लिस्की के लिए कजार को गुनहगार साबित करने के लिए, इसलिए वो इन सबूतों को आधार बनाकर उसको गिरफ्तार करने के लिए चला जाता है। ब्लिस्की उसको गिरफ्तार कर भी लेता है, लेकिन उसको अभी भी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलता जिससे वो ये साबित कर पाए कि उसने ही मोनिका का खून किया है। ब्लिस्की और उसकी टीम कजार के हर अड्डे की छानबीन करते हैं, लेकिन उनको कोई भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन तभी ब्लिस्की को याद आता है कि जब वो पहली बार कजार से मिला था
तो उसने उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट को नोटिस किया था। वो तुरंत कजार की बिलोंगिंग्स में से उस ब्रेसलेट को निकालता है और उसे फोरेंसिक के लिए भेज देता है, जिसके रिजल्ट्स सच में चौंकाने वाले होते हैं। वो ब्रेसलेट उन लड़कियों के होठों से बना हुआ था जिन सबको कजार ने मारा था, लेकिन अभी भी उस ब्रेसलेट में मोनिका के बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले थे। मतलब अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ था कि कजार ने मोनिका को मारा है, पर फिर भी इन सबूतों के आधार पर कजार को जेल में डाल दिया जाता है। सबको लगता है कि शायद असली कातिल पकड़ा गया है, लेकिन ब्लिस्की को अभी भी शक होता है कि आखिर कजार बार बार उससे ये क्यों बोल रहा है कि मोनिका को मैंने नहीं मारा। पर खैर, शायद हेलेना भी अब ये मान गई थी कि कजार ही मोनिका का कातिल है, इसलिए वो भी इन सबसे ब्रेक लेने के लिए छुट्टी मनाने के लिए चली जाती है। अच्छा, मोनिका की मॉम हेलेना का फोरेंसिक ऑफिसर डुबियाला के साथ अफेयर होता है, जिसके बारे में मोनिका और डुबियाला के बेटे मारियो को भी मालूम होता है, और हेलेना उसी के साथ वेकेशन पर आई होती है, जहाँ पर इनको मारियो मिल जाता है। मारियो और उसके डैड के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी उसके डैड उसके साथ अपने रिलेशन को सुधारने की काफी कोशिश करते हैं। इसी सीन में उनकी बातचीत के दौरान मारियो कहता है कि डैड, मुझको यकीन है क्योंकि अब तक आपने हेलेना आंटी को सब कुछ बता दिया होगा। अब ये सुनकर हेलेना और डुबियाला दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि कुछ तो है जो शायद डुबियाला हेलेन से छुपा रहा है। इसलिए चुपचाप हेलेन यहाँ की छानबीन करना चालू कर देती है, जहाँ पर उसे मोनिका की वही रूबी वाली रिंग मिलती है जिसके बारे में उसने ब्लिस्की से पूछा था। उधर ब्लिस्की को भी ये याद आ जाता है कि जब वो डुबियाला से मिलने उसके घर गया था, तब उसने मारियो के हाथ में मोनिका की रिंग देखी थी, यानी कि कजार सच कह रहा था कि उसने मोनिका को नहीं मारा। इसीलिए ब्लिस्की उस जगह के लिए निकल जाता है जहाँ पर हेलेना और डुबियाला वेकेशन के लिए गए होते हैं, क्योंकि हेलेना की जान खतरे में है। उधर डुबियाला को भी पता चल गया है कि हेलेना सच जान गई है, इसलिए वो उसको बेहोश करके कैद कर लेता है। हेलेना उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, जिस पर डुबियाला उसको अब सब कुछ सच बता देता है। वो बताता है कि जिस दिन मोनिका की मौत हुई थी, वो मारियो के साथ यहाँ कजार से छुपने के लिए आई थी, और बातों ही बातों में मोनिका और मारियो दोनों इंटीमेट होने लगे। लेकिन मोनिका मारियो के साथ इंटीमेट होने में कंफर्टेबल नहीं थी, इसीलिए वो उससे बार बार मना करने लगती है, जिससे मारियो को गुस्सा आ जाता है और वो गलती से मोनिका को जान से मार देता है। जिसके बाद वो अपने डैड को यानी कि मुझको फोन करके सब कुछ बता देता है, और मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए मोनिका के मर्डर को एक पुराने मर्डर की तरह फ्रेम कर दिया। लेकिन अब डुबियाला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो हेलेना के सामने ही खुद की जान ले लेता है। उधर ब्लिस्की भी हेलेना के पास पहुंच जाता है, जिसको सब कुछ पहले ही पता चल चुका है कि मोनिका का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का दोस्त मारियो ही है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म एक नॉर्मल थ्रिलर मूवी थी, लेकिन इसका नरेशन बहुत शानदार है, जिसमें हमको ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप सुधरना भी चाहो ना, तब भी ये दुनिया आपको सुधरने नहीं देगी। मोनिका के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वेल, ये कहानी आपको कैसी लगी और आपकी इस कहानी पर क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।